नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर चीनी युद्धाभ्यास के बीच भारतीय सेना के कमांडर्स की अगले सप्ताह अहम बैठक, हालात पर होगा डिस्कशन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दुनिया के इस बड़े मंच पर भारत को मिला बुलावा, लेकिन चीन का नाम गायब। कोविड समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूएन में पाकिस्तान को भारत की दो टूक, आतंकवाद मुक्त माहौल में बातचीत से हल होंगे मुद्दे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी पर चीनी युद्धाभ्यास के बीच भारतीय सेना के कमांडर्स की अगले सप्ताह अहम बैठक, हालात पर होगा डिस्कशन। जी हां दोस्तों, पिछले करीब एक साल से चीन और भारत की सेनाएं पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आमने सामने जमी हैं। इस बीच भारत को उकसाने के लिए चीन की सेना तिब्बत में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रही है, जिस पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। अगले सप्ताह होगी बैठक। एलएसी पर सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने के लिए अगले भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स की बैठक होने जा रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में सेना में कमांडर रैंक के सभी अधिकारी भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक 16 जून को शुरू होगी और 2 दिनों तक चलेगी। इस मीटिंग में एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही भावी सुरक्षा खतरे, उनके निराकरण के तरीके, दुश्मन की मजबूती कमजोरियों का भी बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक चीन की कुटिल चालों को देखते हुए भारतीय सेना और आर्मी चीफ जनरल नरवणे बेहद सजग हैं। आर्मी चीफ सेना की चौकसी देखने और हालात का निरीक्षण करने के लिए पिछले एक साल में 7-8 बार पूर्वी लद्दाख जा चुके हैं। उधर सर्दियां गुजरते ही चीन अपने पुराने रंग में आ गया है। चीन ने एलएसी के पार वाले इलाकों के बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास शुरू कर रखा है। कई सेक्टरों में हो रहे इस युद्धाभ्यास में चीन के लड़ाकू जहाज, टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इन्फेंट्री हिस्सा ले रही है। भारतीय सेना इस युद्धाभ्यास के हर पहलू पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बाद चीन ने पिछले साल फिंगर एरिया में यथास्थिति बहाल करने पर सहमति जता दी थी। हालांकि देपसांग प्लेन्स, गोगरा स्प्रिंग और डेमचौक इलाके में उसने अपनी सेना पीछे हटाने में साफ इनकार कर दिया। भारत को डराने के लिए उसने एलएसी पर भारी हथियारों के जमावड़े के साथ 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत ने भी चीन को जैसे को तैसा अंदाज में जवाब देते हुए सीमा पर समान मात्रा में सैनिक और भारी हथियार तैनात किए हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया के इस बड़े मंच पर भारत को मिला बुलावा, लेकिन चीन का नाम गायब। कोविड समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, G7 में शामिल देशों के मंत्री और अफसर पूरे साल मीटिंग्स करते रहते हैं। इस साल G7 मीटिंग से पहले इसके सदस्य देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मीटिंग की थी। इन्होंने तय किया कि मल्टीनेशनल कंपनीज को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। कोविड रिकवरी, ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, करीब 6,500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी एक्टिव रहेगा। मीटिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों या संगठनों के लिए 4 स्थान पहले ही तय कर दिए गए हैं। एक प्रोटेस्ट प्लेस तो मीटिंग स्थल से 115 किलोमीटर दूर है। इस मीटिंग के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समक्ष व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग पर भी सबकी नजर रहेगी। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, लेकिन इंटरनेशनल फॉर्म्स पर उसकी मौजूदगी पर हर लिहाज से ताकतवर रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने G7 को G10 या G11 बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन ये भी कहा था कि इसमें सब लोकतांत्रिक देश होने चाहिए, यानी चीन को वो यहाँ नहीं चाहते थे। पश्चिमी देशों को लगता है कि भारत ही चीन को रोक सकता है, लिहाजा उसे इस मीटिंग में शामिल किया गया है। भारत को वैक्सीन के मुद्दे पर सफलता मिल सकती है। अमेरिका और G7 के दूसरे देश उसे सीधे वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद चीन G7 में शामिल नहीं है। इसकी कोई साफ वजह कभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई, लेकिन माना जाता है प्रति व्यक्ति आय की असमानता, लोकतंत्र का ना होना और सरकार के नियंत्रण वाला मीडिया चंद कारण है। वहीं रूस 1998 में इसका हिस्सा बना था और तब G7 को G8 कहा जाने लगा था। 2014 में जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएन में पाकिस्तान को भारत की दो टूक, आतंकवाद मुक्त माहौल में बातचीत से हल हो मुद्दे। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आर मधुसूदन ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। मधुसूदन ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसा संबंध चाहता है। उन्होंने साथ ही आतंकवाद को लेकर एक बार फिर भारत का रुख साफ कर दिया। मधुसूदन ने कहा कि दोनों देशों के बीच यदि कोई मुद्दा हो भी तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मधुसूदन ने कहा है, हमारी पोजीशन साफ है कि किसी भी मुद्दे पर आतंकवाद से मुक्त माहौल में बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। द्विपक्षीय बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है। गौरतलब है
कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोल्जिकर ने हाल ही में पाकिस्तान की तरफदारी की थी। हालांकि जब उनके बयान पर विवाद हुआ तब यूएन की ओर से सफाई आई। दरअसल वोल्कन बोल्जिकर मई महीने के अंत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरे पर थे। पाकिस्तान दौरे के दौरान इस्लामाबाद में बोल्जिकर ने शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीर का मसला यूएन में मजबूती के साथ उठाए। उन्होंने इसे पाकिस्तान का दायित्व भी बताया था। बोल्जिकर ने कश्मीर मसले की तुलना फिलिस्तीन से भी की थी। बोल्जिकर के बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत ने उनके बयान को पूर्वाग्रह से ग्रस्त और गुमराह करने वाला बताया था। भारत के कड़े रुख के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख की प्रवक्ता ने इस मसले पर सफाई दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री का बयान, महाराष्ट्र में इस फॉर्मूले पर बन सकती है भाजपा शिवसेना की सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शुरू हुए कयासों के दौर को केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले के एक बयान से और हवा मिल गई है। रामदास अठावले ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी भाजपा और शिवसेना सहित अन्य दलों की महायुति सरकार बनाई जा सकती है। अठावले ने कहा कि इस महायुति में मुख्यमंत्री पद को आधे आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना के साथ बांटा जा सकता है। अपने बयान में रामदास अठावले ने कहा, इस मुद्दे को लेकर मैंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में भी इस मामले पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मराठा आरक्षण और चक्रवात तौकते के बाद महाराष्ट्र में राहत उपायों के मुद्दों पर भी पीएम मोदी के साथ चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बताया कि उनकी मुलाकात मराठा आरक्षण सहित राज्य के कुछ अन्य मुद्दों को लेकर थी। इस मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ का जिक्र करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन सरकार बनाने का यही सही वक्त है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने बताया। कहां कैसा रहेगा मौसम? जी हां दोस्तों, यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक अब मानसून का असर दिखने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अगले 1 से 2 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में अभी बारिश हो रही है। पूर्वी भारत और इससे सटे मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार से ही भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून दक्षिण गुजरात के कुछ और इलाकों, महाराष्ट्र के बचे हुए इलाकों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और दक्षिण गुजरात भी पहुंच गया है। तो चलिए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा मौसम रहेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में खड़ा कर सकता है बड़ा संकट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने चीन को एक बढ़ती हुई चुनौती बताया है। ऑस्टिन ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि बीजिंग के आक्रामक व्यवहार से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुश्किल हो सकती है। पेंटागन के वार्षिक बजट पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेनाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच सीधे तौर पर संवाद होना चाहिए। ऑस्टिन ने गुरुवार को कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक तेवर देखते हुए आशंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे वहां संकट पैदा हो जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अपने सहयोगियों और साझेदारों तथा शत्रुओं या संभावित शत्रुओं से बात करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि सेना और सरकारी अधिकारियों के बीच सीधे तौर पर संवाद होना चाहिए। ऑस्टिन ने मौजूदा दौर में चीन को अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा की दौड़ में सबसे आगे बताया। उन्होंने कहा कि चीन विश्व का सबसे प्रभावशाली देश बनना चाहता है। उनका दीर्घकालिक लक्ष्य यही है। वो सैन्य शक्ति के साथ हर क्षेत्र में अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। सीनेट में सुनवाई के दौरान सीनेटर एंगस किंग ने कहा कि उनका मानना है कि इस वक्त अमेरिका के सामने चीन के साथ किसी भी तरह का विवाद सबसे बड़ा खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तिब्बत में 2 देशों की सेनाओं के युद्धाभ्यास से भारतीय सेना सतर्क। आखिर क्या है पाकिस्तान और चीन की साजिश? जी हां दोस्तों, भारत के 2 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की वायुसेनाएं इन दिनों तिब्बत में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। इसने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है क्योंकि लद्दाख से लगा हुआ ये क्षेत्र पहले से ही विवादों से घिरा हुआ है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण भी रहते हैं। ऐसे में भारत इस युद्धाभ्यास पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। वो हवा से हवा, जमीन और पानी में मार करने और अपने टारगेट को भेदने का अभ्यास कर रहे हैं। भारत ने जमीन और आसमान में अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है और हर वक्त सीमा पर कड़ा पहरा दिया जा रहा है। तिब्बत में हो रहा है युद्धाभ्यास कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि इसमें पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है। अक्सर कोई भी देश दूसरे देश के साथ विवादित क्षेत्र में युद्धाभ्यास नहीं करता, लेकिन चीन की दोस्ती तले पाकिस्तान इस इलाके में भारतीय सीमा से कुछ दूर अपने लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। दोनों देशों द्वारा युद्धाभ्यास के लिए इस क्षेत्र को चुनना कई सवाल खड़े करता है।
तिब्बत पर चीन ने धोखे से कब्जा किया हुआ है और यह भारत की सीमा से लगा हुआ है। एक साल से ये इलाका भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद का बड़ा कारण बना रहा। माना जा रहा है कि भारत को उकसाने के लिए चीन ने युद्ध अभ्यास के लिए इस इलाके को चुना है। वहीं पाकिस्तान चीन का सहारा लेकर भारत को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि वो अकेले भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। यही मजबूरी चीन की भी है, इसलिए वो भारत के सामने पाकिस्तानी सेना का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती के बदले उसे पीओके में युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित कर चुका है। इस इलाके में बीते साल लंबे समय तक भारतीय सेना के सामने भयंकर ठंड में तैनात रहने के कारण चीनी सेना बीमार पड़ गई थी। अब यहाँ गर्मियां शुरू हो गई हैं, लिहाजा सेना को प्रोत्साहित करने के लिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। बता दें कि ये युद्धाभ्यास 22 मई को शुरू हुआ था और जून के आखिरी हफ्ते तक चलेगा। लड़ाकू विमानों के अलावा इसमें चीनी ड्रोन और विदेशी मिसाइलें भी हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान और चीन ने इससे पहले 2019 में संयुक्त युद्धाभ्यास किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब अमित शाह के हाथ में यूपी की सियासत का कंट्रोल, समझे योगी के दिल्ली दौरे के मायने। जी हां दोस्तों, दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी दिल्ली के यूपी सदन पहुंचे। यहां कुछ देर रुकने के बाद वह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने निकल पड़े। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक और हाल ही के दिनों में सियासी कयासों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर खाने खींचतान की खबरें सामने आई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा आदेश, तुरंत लागू करे केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को बंगाल में तुरंत लागू करने के सख्त आदेश दिए हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश देते हुए कहा कि बिना किसी आनाकानी के इस योजना को तुरंत लागू किया जाए। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर कोर्ट ने साफ कहा कि आप एक के बाद एक दूसरी समस्याएं नहीं गिनवा सकते। ये मामला अप्रवासियों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और साथ ही कहा कि आपको इस योजना को लागू करना ही होगा। बंगाल सरकार की तरफ से वकील ने दलील दी कि आधार कार्ड की समस्याओं की वजह से ये योजना लागू नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम आर शाह ने ममता सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हर राज्य में यह योजना लागू हो चुकी है, आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आखिर बंगाल सरकार को क्या परेशानी है? आपको केंद्र सरकार की इस योजना को लागू नहीं होगा। आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है। कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को होने वाली समस्याओं और असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित मामले पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले फायदों का लाभ उठा सके। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू नहीं करके प्रवासी श्रमिकों के सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंचने का अधिकार क्यों छीन रहे हैं। राज्यों में कुल 27.8 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन है। इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्र ने दिल्ली सरकार से ONORC योजना को लागू करने के लिए कहा और कथित तौर पर राशन योजना के वितरण को रोक दिया। ONORC योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुलभूषण जाधव के मित्र अरविंद बोले, दबाव की रणनीति काम आई, वह जल्द हमारे बीच होंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मित्र अरविंद सिंह ने अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी कूटनीतिक जीत हुई है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने कानूनी प्रावधान किया है, इसके जरिए जाधव उन्हें सुनाई गई सजा को पाकिस्तान की उच्च अदालतों में चुनौती दे सकते हैं। बता दें, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पिछले कई सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उन्हें पाकिस्तान में विद्रोह भड़काने व जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई है। जाधव को मुक्त कराने को लेकर भारत सरकार ICJ में केस लगा चुकी है। इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया था कि वह जाधव को न्यायिक सुनवाई का अवसर व राजनयिक संपर्क का मौका दे। जाधव के मित्र अरविंद सिंह ने मुंबई में कहा कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक विधेयक पारित किया है। इसके जरिए जाधव को अपनी सजा के खिलाफ वहां की उच्च अदालतों में अपील का मौका मिलेगा। यह भारत व देश की जनता की जीत है। अरविंद सिंह ने उम्मीद जताई कि अब मामले में तेजी से प्रगति होगी और जाधव को हम जल्द हमारे बीच देख पाएंगे। सरकार जाधव को वापस लाने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए प्रयास कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कहां से आया कोरोना वायरस? चीन पर बढ़ता वैश्विक दबाव, G7 के देश भी आएंगे साथ। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लोगों के जहन में यह सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर यह वायरस आया कहां से। अमेरिका सहित कई देश लंबे से इसकी मांग करते रहे हैं कि इस दिशा में नए सिरे से जांच की जाने की जरूरत है। भारत भी इसके पक्ष में रहा है। अब G7 के देश भी इस दिशा में एकजुट होते नजर आ रहे हैं।
G7 देशों का शिखर सम्मेलन आज शुक्रवार 11 जून से ब्रिटेन के कार्नावाल में शुरू होने जा रहा है, जिसमें दुनिया की 7 प्रमुख आर्थिक शक्तियां जुटेंगी। मीटिंग को लेकर एक लीक ड्राफ्ट कम्युनिके के अनुसार G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में नए सिरे से इसकी निष्पक्ष व पारदर्शी जांच कराने के पक्ष में है कि आखिर यह वायरस आया कहां से। G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून तक चलने वाला है, जिसमें ब्रिटेन की ओर से भारत को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल होना था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री की यात्रा टाल दी गई है। हालांकि वह 12-13 जून को G7 के वर्चुअल तरीके से आयोजित होने वाले G7 आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट में लीक ड्राफ्ट कम्युनिके के हवाले से कहा गया है कि G7 के नेता कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर WHO की अगुवाई में एक नए, निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग करने वाले हैं। G7 की ओर से इस दिशा में संभावित कदम उठाए जाने की जानकारी इस समय में आ रही है, जबकि अमेरिका के साथ साथ भारत ने भी हाल ही में एक बार फिर इस पर जोर दिया है कि वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए नए सिरे से जांच की जरूरत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते पकड़े गए चीनी नागरिक ने पूछताछ में किए कई चौंकाने वाले खुलासे। जी हां दोस्तों, भारत बांग्लादेश की सीमा के पास गुरुवार को सुबह पकड़े गए चीनी नागरिक हान जुन्नवे से दिन भर चली विभिन्न जांच एजेंसियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अवैध तरीके से भारत में घुसने के आरोप में पकड़ा गया चीनी नागरिक गुरुग्राम हरियाणा का एक होटल का बिजनेस पार्टनर है। उसके 2 चीनी साथियों को उत्तर प्रदेश ATS ने इसी साल जनवरी में नोएडा से गिरफ्तार किया था। पकड़ा गया चीनी नागरिक और उसकी पत्नी इसी मामले में फरार चल रहे थे। भारत के लिए वीजा न मिलने पर वह अवैध रूप से आकर यूपी ATS के सामने समर्पण करना चाहता था। BSF के मुताबिक मालदा जिले के मिलिक सुल्तानपुर में भारत बांग्लादेश की सीमा पर आज सुबह 7 बजे 35 वर्षीय चीनी नागरिक हान जुन्नवे को रोका गया। जवानों ने उनसे पूछताछ की तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर उसे काली याचक चौकी लाकर जांच एजेंसियों को सूचना दी गई। चीनी घुसपैठ या अंग्रेजी नहीं जानता है, इसलिए शुरू में उससे संवाद करने में कठिनाई हुई। इस पर मंदारिन भाषा जानने वाले एक सुरक्षा अधिकारी को बुलाया गया। इसके बाद उससे खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ शुरू की। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या हान जुन्नवे अकेला था या उसके साथ कुछ और लोग भी भारतीय क्षेत्र में घुसने में कामयाब रहे हैं। एजेंसियों ने उससे बांग्लादेश दौरे के उद्देश्य के बारे में भी पूछताछ की। इस दौरान उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। चीनी घुसपैठिए ने अपना नाम चीन के हुबेई निवासी हान जुन्नवे बताया। हान जुन्नवे के पास से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल, भारतीय, बांग्लादेशी, अमेरिकी मुद्रा, बांग्लादेशी वीजा वाला एक चीनी पासपोर्ट, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए हैं। पूछताछ और बरामद पासपोर्ट से पता चला है कि वह 2 जून को बिजनेस वीजा पर ढाका बांग्लादेश पहुंचा और वहां एक चीनी दोस्त के साथ रहा। 8 जून को वह सेना मस्जिद जिला चपनेवागंज बांग्लादेश आया और वहीं रहा। 10 जून को जब वह भारतीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था तो उसे BSF के जवानों ने पकड़ लिया। चीनी घुसपैठिए ने बताया कि इससे पहले भी वह 4 बार भारत आ चुका है। वह 2010 में हैदराबाद और 2019 के बाद 3 बार दिल्ली, गुरुग्राम आया था। उसने यह भी बताया कि वह गुरुग्राम हरियाणा के एक होटल का बिजनेस पार्टनर है। उसके चीनी बिजनेस पार्टनर सुन जियांग को ATS लखनऊ ने इसी साल जनवरी में साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के मामले में पकड़ा था। चीनी नागरिक के 2 और साथी पोंचली टेंगली उर्फ ली टेंग, जू जोम्फी उर्फ जूली 23 जनवरी 2021 को नोएडा से गिरफ्तार किए गए थे। ली टेंगली का बिजनेस वीजा सितंबर 2020 में, जबकि जूली का वीजा अगस्त 2020 में समाप्त हो चुका है। इसी मामले में हान जुन्नवे और उसकी पत्नी फरार चल रहे थे। भारत में आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण उसे भारतीय वीजा नहीं मिला, इसलिए उसे भारत आने के लिए बांग्लादेश और नेपाल से वीजा लेना पड़ा। 1 हफ्ता बांग्लादेश में रहने के बाद भारत आने के लिए उसने एक नदी पार की और उसे भारत की सीमा चिन्हित करने वाला कोई सीमा स्तंभ नहीं मिला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने चीन से कहा टकराव के सभी मोर्चों से सैनिकों की पूर्ण वापसी हो। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन से स्पष्ट कहा है कि टकराव के सभी मोर्चों से सैनिकों की पूर्ण वापसी होनी चाहिए। यह दोनों देशों के बीच तनाव कम करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक बातचीत के पिछले चरणों का मीडिया के सामने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुरूप लंबित मुद्दों का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता पर सहमत हैं। बागची ने कहा, हमने बार बार जोर देकर कहा है कि अन्य क्षेत्रों से सैनिकों की पूर्ण वापसी दोनों पक्षों के बलों के बीच तनाव कम करने का मार्ग खोलेगी। यह द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को संभव बनाएगी। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल मई से तनाव है। इसे सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की 11वें दौर की बातचीत 9 अप्रैल को हुई थी। वहीं कार्यकारी सलाह एवं समन्वय तंत्र के ढांचे के तहत राजनयिक स्तर की पिछले दौर की बातचीत 12 मार्च को हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी अगले हफ्ते करेंगे संयुक्त राष्ट्र को
को संबोधित पर्यावरण से जुड़ी इन समस्याओं पर करेंगे बात। जी हां दोस्तों, भारत एक बार फिर मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्चुअल हाई लेवल मीटिंग को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद सूखे की समस्या से निपटना और भूमि के उपजाऊपन या उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर सहमति बनाना है। महासभा अध्यक्ष के कार्यालय की तरफ से जारी एक मीडिया एडवाइजरी के अनुसार मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के तहत पक्षों की सभा के 14वें सत्र के अध्यक्ष पीएम मोदी 14 जून की सुबह यूएनसीसीडी के समर्थन से महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोजकीर की तरफ से बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग को संबोधित करेंगे। COP 14 सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वैज्ञानिक, सरकारी प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और अलग अलग सामुदायिक समूह शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना मोहम्मद भी इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगी। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के कार्यपालक सचिव इब्राहिम थियू ने वीडियो लिंक के जरिए कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का सबसे अच्छा तरीका मृदा क्षरण को रोकना है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।